Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I hope you are doing good, you are doing practice and everything for examination. आज मैं लेके आऊँ सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस बिकॉज आप सभी को पता है कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा आएगा ही आएगा इकोनॉमिक्स में. एंड आई गेस बिजनेस स्टडीज़ में इतनी केस स्टडीज़ पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी. लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना. तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में से ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. तो उनको जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस में लेके जो इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा एक सोचने का तरीका होना चाहिए व्हेनेवर वी सी अ सर्टेन क्वेश्चन एंड इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम सीखने वाले हैं बिकॉज हमारा बस एग्जामिनेशन अब है ही, राइट. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरियस अदर कोर्सेज. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू E-notes एंड E-books. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. सो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं विद द फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये मिसलेनियस है, टॉपिक वाइज नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. जैसे कि ना आपको क्या किया जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बजट आप सीख रहे हो या मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में आप सीख रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में आप सीखते हो. तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग उठा के दे देंगे जो इकोनॉमिक्स टाइम्स से निकली होगी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी एंड यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है. मतलब जो आपने सीखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, है ना. सो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है उसको अपन सीखते हैं. लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, है ना. RBI to continue open market operation purchase auctions of 20,000 crores. ओके, तो सबसे पहले मेरे पास सवाल आता है कि OMO क्या होता है. ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. देखो मैंने हमेशा ये समझाया है कि मनी सप्लाई क्या होता है कि कितना पैसा पब्लिक के पास है ना. उसी के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और उसी के थ्रू इन्फ्लेशन वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं. मेनली इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ते हैं. सो अगर मैं मान के चल रही हूँ कि RBI को परचेज करना पड़ रहा है, RBI परचेज कर रही है. अगर सपोज मैं कोई चीज़ परचेज करूंगी तो मैं पैसा दूंगी ना. सिमिलरली अगर RBI परचेज कर रही है मतलब RBI इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने वाली है. मतलब कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात हो रही है और मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ रहा है. मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, आप उनको पैसा दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका डिमांड ज़्यादा नहीं है चीज़ों की, इसकी वजह से लॉस हो रहा है. ताकि लोगों के पास डिमांड जनरेट हो, उनके पास पैसा आए, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में चीज़ों को परचेज करने के लिए रेडी हो ताकि अपनी इकोनॉमी में पैसा बढ़ा सको. मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तभी तो वो डिमांड को बढ़ाएंगे. तो मैंने सिर्फ ये पहली लाइन पढ़ी और मैंने जो भी पढ़ा है अपने सेंट्रल बैंक के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके थ्रू मैंने इतना पता लगा लिया कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी मेरी डेफिशिएंट चल रही है एंड इसलिए RBI बोल रहा है कि मैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को परचेज करना चाह रहा हूँ. So RBI on Thursday said it will continue to conduct open market operations, purchase auctions of 20,000 CR as well as OMOs in the state development loans to support market sentiments and assure adequate liquidity. So मतलब market में liquidity नहीं है ना. Since the announcement made after the monetary policy committee, monetary policy कौन बनाता है? ये बनाती है RBI, ठीक है. On October 9, the Reserve Bank has expanded the scale of operations or outright open market operations purchases of Government of India securities from 10,000 to 20,000 per auction. It is also conducting OMO purchase auctions in हमारे पास जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं. तो आप ये बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली RBI परचेज कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन से सिक्योरिटीज़ को. ये सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिसेशन जोन में जा रही है, उसको रिवाइव करने के लिए पैसा इकोनॉमी में डाला जा रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है. तो ये पढ़ के मैं इतना समझी हूँ. So let's see the questions now. The purchase of securities by RBI under open market operations will dash the money supply, so that will increase the money supply. मैंने अभी आपको सिनेरियो पूरा समझाया कि क्योंकि अगर RBI को परचेजेस करने पड़ रहे हैं, मतलब RBI पैसा किसको देना चाह रहा है? इकोनॉमी को देना चाह रहा है. अगर RBI इकोनॉमी से कुछ खरीद रहा है तो उसको पैसे देगा ना. तो पैसे क्यों दे रहा है? बिकॉज मनी सप्लाई कम है, उसको बढ़ाना है. मनी सप्लाई बढ़ेगा तभी लोगों की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी एंड वी वॉन्ट टू इंक्रीज द डिमांड. दैट इज वाई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा मेरा मनी सप्लाई. क्लियर? क्या ये वाला पॉइंट हम सीखें?
सेकेंड चीज देखते हैं, expanding the scale of outright open market operation purchases of government of India securities from 10,000 CR to 20,000 CR will help to overcome the problem dash in the economy. मतलब कौन सी दिक्कत चल रही इकोनॉमी में, पैसा क्यों देना पड़ रहा है, बिकॉज पैसा नहीं है, मतलब आपकी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। डिमांड लोग कब करते हैं, जब उनके पास पैसा होता है, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से डिमांड करेंगे, दैट इज वाई ये डेफिशिएंट डिमांड का सिनेरियो है एंड इसी से ओवरकम होने की बात करी जा रही है। क्लियर, समझे इस पॉइंट को। चलो next we have monetary policy is the policy pursued by, of course we know this, that is your central bank is responsible for making monetary policy, whereas government bank is responsible for the implementation of the fiscal policy. Clear? Chalo, now with the purchase of securities by RBI, credit creation capacity of the commercial banks will increase, because RBI इसीलिए तो कर रहा ताकि पैसा बढ़े, credit creation हो, so of course it will lead to the rise in the credit creation. So you can see from one single line, जो concept मैंने सीखा है कि open market operation से RBI क्यों purchase करती है, sell करती है, इससे मुझे पूरा सिनेरियो ही समझ आ गया था and I was able to solve all the 4 questions. राइट, सो इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। रटाफिकेशन वाला नहीं कर पाएगा इसको, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या ये ओपन मार्केट में हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको नहीं समझ आएगा। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है उसी ये क्वेश्चन, वही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, है ना। सो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, national income is the total income value of goods and services produced by a country in a particular period of time. The duration of this period is usually 1 year. National income can be defined by taking 3 viewpoints, namely production viewpoint, income viewpoint and expenditure viewpoint. तो अभी तक मैंने क्या सीखा कि कैलकुलेशन अगर मुझे करना है नेशनल इनकम का 3 तरीके से हम कर सकते हैं, वैल्यू मेथड से, देन वी हैव इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड इकोनॉमी इज लुक्ड अपॉन फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। प्रोडक्शन यूनिट से देखते हैं, इन इकोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास GAV एट MP आता है ना, एंड उसके थ्रू हम लोग इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने पढ़ा है। नाउ इकोनॉमी इज ऑल्सो व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स ओइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इनकम मेथड इज यूज। तो हमने ये भी पढ़ा है कि इनकम मेथड भी यूज होता है। एंड इकोनॉमी इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स यूज फॉर द कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंडिचर मेथड। सो बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि नेशनल इनकम में 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। सो नेशनल इनकम को हम लोग तीनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल दीज मेथड्स, वेदर इट्स इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर आर द 3 different phases of circular flow of income. Use of a particular method of measure national income depends on the availability of reliable data. All the 3 methods give different values of national income. तो ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा है, चाहे वो वैल्यूड मेथड हो, चाहे वो मेरा नेशनल इनकम इनकम मेथड हो, चाहे वो मेरा एक्सपेंडिचर मेथड हो, आंसर सबका सेम ही आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि सारे 3 मेथड्स डिफरेंट वैल्यूज देंगे, बिकॉज हम पढ़ तो नेशनल इनकम को निकालना ही सीख रहे हैं ना, तो तीनों के अलग अलग वैल्यूज नहीं आती, सबकी सिमिलर वैल्यूज ही आती हैं। सो दैट इज वाई सी वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपसे पूछ रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या इतना हमें समझ आया? पक्का, आगे बढ़े। चलो, नेशनल इनकम इज डिनोटेड एज, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। अगर ये नहीं आता तो बहुत बुरी बात है। NNP/FC को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर, NNP/FC हमारे पास क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखो आपको मनी, ठीक है, बैंकिंग, बजट, इससे अपन को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक लेंदी क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू फर्स्ट रीड दिस, मैं साइड हट जाती हूँ, आराम से आप पढ़ लीजिए पहले इसको कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। हैव अ गुड रीडिंग ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। सो क्या है क्वेश्चन मेरे पास, द सेंट्रल बैंक इन इंडिया दैट इज RBI हैज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स विच आर लीगल टेंडर एंड आर साइंड बाय द गवर्नर ऑफ RBI। तो बेसिकली पहला पॉइंट आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में बताया गया है, दैट इज इशू ऑफ द करेंसीज, sole authority of issuing the currency. Now in India, RBI is empowered to issue notes of all denomination except 1 rupee note. 1 rupee note is a standard money in India and is issued directly by the Ministry of Finance, by the Government of India, and the distribution of 1 rupee note is undertaken by the RBI. Now, the central bank keeps 3 considerations in view in its issue of notes.
uniformity, elasticity and safety. The system of note issue differs from country to country. However, certain principles are followed by central bank while issuing notes which have undergone changes over a period of time. Earlier it was full backing in the terms of gold. पहले हम लोग gold terms में ही पूरी currency को back करते थे. Now it is the minimum reserve system जहाँ पे एक minimum criteria हमें रखना पड़ता है और उसके basis पे ही हम production करते हैं notes का. Clear? तो सबसे पहले let's see which are one of the following denomination on which RBI does not have the sole right authority. See, RBI सारे type के notes बना सकता है सिवाय 1 रुपये के. So 1 रुपये कौन बनाता है? Ministry of Finance. ये चीज़ ध्यान रखनी. इवन कॉइन्स. नेक्स्ट है हमारे पास करेंसी नोट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, नॉट लीगल होते हैं. हमें इतना तो पता है दीज आर लीगल टेंडर्स एंड दीज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स. जब तक वो कैंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट से, इट इज़ अनलिमिटेड. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पेपर करेंसी नोट्स आर साइंड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई उसको साइन करते हैं. बिकॉज करेंसी के बारे में जितनी भी चीज़ है कौन हैंडल करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. हमारे केस में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसलिए यहाँ पे साइन कौन करेगा? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. मैंने आपको बोला था मनी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड आप देखोगे कि इन सारे सिनेरियोज में आपको ऑलरेडी आंसर्स भी गिवन रहते हैं अगर आप थोरो रीडिंग कर लोगे तो. ठीक है, सो लेट्स रीड. इंडियाज मनी सप्लाई ग्रोज बाय 12.6% ऑन year. Now India's total money supply M3 stood at 17647,874 crores as on 20th August 2020, recording a gain of 12.6% over the same time last year. Currency with the public stood at this over 24% of the year. Demand deposit with the banks were 12.30% and time deposit with the banks were also up to 10.6% and the bank credit to commercial sector rose 5.7 on an year to 1087180 crores. तो अगर आपको पता है हमने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ा है, हमने पढ़ा है M1, M2, M3, M4 के बारे में. तो ये उसी में से अपना क्वेश्चन आया है. मैंने अभी आपको बताया था कि मनी और बैंकिंग से क्वेश्चन आना तो भाई तय है. सो होपफुली ये चीज़ तो समझ आ गई आपको, है ना? है ना? तो सबसे पहले देख लेते हैं M1, M2, M3, M4 क्या होता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो उसको जल्दी से अपन गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले ये क्या है मेरे पास? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. सबसे पहले आता है अपने पास M1. M1 में क्या आता है? CC प्लस OD, सॉरी या DD अपन बोल सकते हैं. CC का मतलब क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स. ठीक है, एंड DD का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स. तो ये क्या होता है मेरे पास? M1. M2 क्या होता है? ये M1 मैंने ऐड किया मतलब CC ऐड किया प्लस मैंने DD ऐड किया प्लस इसमें ऐड क्या हो जाएगा मेरे पास? जो मैंने सेविंग्स कर रखी हैं किसमें? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स में. किसमें? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में. फिर मेरे पास आता है M3. M3 में क्या होगा? M1 यानी CC प्लस DD प्लस आप ऐड करते हो नेट टाइम डिपॉजिट्स को. किसको? नेट टाइम डिपॉजिट्स को. लास्ट में मेरे पास आता है M3. M3 क्या होगा? मतलब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस आप ऐड करते हो टोटल डिपॉजिट जो आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स में रखे हैं, लेकिन आप इंक्लूड नहीं करते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, इंक्लूड आप नहीं करते हो. सो ये क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक. क्लियर? समझे इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट. So these are the measures of money supply M1, M2, M3 and M4 for you. ठीक है, so अब जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो हमें जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. तो ये सारी बातें हो गई. अब जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहे हैं? मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट या स्टॉक कॉन्सेप्ट है? मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज बेसिकली द कैलकुलेशन और द समीशन ऑफ अ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन इकोनॉमी विद द पब्लिक. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम क्या होता है? वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना? बिकॉज ये क्या है? एट अ
ठीक है, वेरियस फ्लो क्या होता है मेरे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So I think this is clear to you people, the difference between over a period of time and at a particular point of time. Moving on with the next part, in the case of money supply, demand deposits are taken और हमेशा net basis पे demand deposits को लिया जाता है, gross basis पे नहीं. Next क्या है मेरे पास, M3 is equals to M1 plus net time deposits. ये तो अभी हमने पढ़ा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B. यहाँ पे मैंने लिखा था ना M3 क्या होता है, that is M1 plus net time deposits. ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा पक्का. आगे बढ़े अब, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे. इन इंडिया आफ्टर कोविड-19 पीरियड, हाउसहोल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एज मेजर्ड बाय द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर was 39.7 trillion in nominal terms in Q1, that is Q1 financial year 2023, compared with the 28.4 trillion for the same period last year and 39.2 trillion in the fourth quarter of 2001 and 2022. As per the percentage of the nominal GDP, PFCE, that is your private final consumption expenditure, was 61.1% compared with the 55.1%, 5% in the Q1 of financial year 22. However, in real terms, at the constant prices, so basically अगर आपको पता है यहाँ पे बात हो रही है real versus nominal. नॉमिनल हमेशा करंट ईयर पे निकलता है, रियल हम लोग बेस ईयर के उस पर कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमें पता है ना. सो रिकवरी इन द डोमेस्टिक डिमांड रिफ्लेक्टेड इन द ग्रोथ रेट्स ऑफ PFCE एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ओवर द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर. ठीक है, नाउ CFCF केम इन 19 ट्रिलियन इन Q1 F1 जो हमारे पास 23 का है, कंपेयर विद द 14.4 ट्रिलियन इन द Q1 FY दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022. However, it was slightly lower than this. So यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा numerical data, statistical data given है. Let's see the questions. In the media, briefly after the GDP numbers, the finance secretary, ठीक है, said that the trend was expected as in present Q1 was usually lower than the previous one. On the basis of the given text, compare and on the common understanding, you have to answer certain questions. Okay. So compare and analyze the trends of the changes in the PFCE as percentage of GDP both in real and nominal terms. So देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा real GDP होता है, real GDP क्या होगा, जो आपने अपने बेस ईयर पे कैलकुलेट किया है, constant prices पे जो कैलकुलेट किया है, एंड वहीं पे जो मेरा दूसरा चीज़ है that is your nominal, वो current year के basis पे निकलता है. So household and private sector consumption as measured by the private final consumption expenditure was 39.7 trillion in the nominal terms. ये already मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ से उठाया है इस चीज़ को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, compared with the 29.4 trillion of the same period. ठीक है, हमने लास्ट ईयर से जब इसको कंपेयर किया है. ठीक है, yes. So was this है ना, compared with the 28.4 trillion for the same period in the last year and 39.2 trillion in the fourth quarter. मतलब मुझे कुछ नहीं करना, जो डेटा मुझे गिवन है क्वेश्चन में उसको सीधे यहाँ पे लिखना है. वेरी सिंपल, इसमें तो फुल नंबर आ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज GDP एट MP. जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट. देखो आपको पता है कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए. एक होता है मेरे पास वैल्यू एड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड. मैंने आपको बताया कि वैल्यू एड मेथड में मेरे पास GDP एट MP निकल के आता है. ठीक है, GVT MP दिखे रहता है, उसके बाद हम लोग GDP एट MP को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपको ये पता है कि जो हमारे पास इनकम मेथड एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम की तरफ जा सकते हैं, है ना. तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ money spent by the consumers on the purchase of goods and services. Therefore, it is an important factor to determine gross domestic product. अब देखो GDP क्या होता है कि कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है ना, विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है एट अ गिवन प्राइस रेट पे. तो हम उसको कितना देख रहे हैं, प्रोडक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर इतना प्रोडक्शन हुआ है तो लोग खरीदने के लिए भी रेडी हैं. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बताता है कि इंसान कितना खर्च कर रहा है, हाउ मच द कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड फॉर अ कमोडिटी. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि GDP क्या है. सो उसमें बिल्कुल इंक्लूजन इसका रहता है. प्लस हम लोग जब नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है. क्लियर?
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जल्दी से. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग. Now, as per the first advanced estimates of the annual national income released by the National Statistical Office, है ना, India's real GDP is estimated to grow by 9.2% as compared to the contractions of 7.3 in 2020-21. Now, according to NSO, investment and exports have achieved more than full recovery of the corresponding pre-pandemic levels. Similarly, private consumption has also improved to recover 97.1% of the corresponding pre-pandemic level and stands fully recovered in the second half of the financial year of 2021 and 22. Private consumption expenditure is estimated to grow at 6.9 as against a contraction of 9.1 in 2020 and 21. So basically हम compare कर रहे हैं हमारा कोविड-19 सिचुएशन के बाद किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने एक तरीके से रिवाइव किया. बिकॉज कहीं ना कहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंडिया की बात ये चल रही थी कि इंडिया कितने अच्छे से रिकवर कर रही है. जो सबके जीडीपी माइनस में जा रहे थे, हमारे प्लस में जा रहे थे. तो ये ऐसा कैसे था? तो इन सारी चीज़ों को जब हमने नोटिस किया, कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स किए हैं. उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है. Right? So fixed investment in Indian economy is estimated to grow by 15% in 2001 and 22 as against a contraction of 10.8% in 2021 and 20. So in 2021 and 22, exports and imports of the goods and services are estimated to grow 16.5% and 29.4% at constant prices, है ना. So respectively हमें पता लगाना है. So using the following data, calculate the percentage change in the real GDP assumed 2020 and 21 as the base year. ठीक है. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? ईयर हमारे पास गिवन है 2020, 21 एंड 2021 एंड 22. ये मेरा बेस ईयर हो जाएगा और ये मेरा करंट ईयर हो जाएगा. ठीक है. आपको पता है नॉमिनल और रियल जीडीपी कैसा निकलता है. एस्टिमेटेड रियल जीडीपी मुझे गिवन है कि 2020-21 में मेरे पास 7.3 था, इन 2021-22 में मेरे पास कितना है? 9.2 है. तो जो हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन जीडीपी निकालने का, वो क्या होता है? बेसिकली चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100. इसी से सेम फॉर्मूला होता है मेरे पास जीडीपी डिफ्लेटर का, जो कि क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100. तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है. तो आपको कुछ नहीं करना है. चेंज इन रियल जीडीपी कितना चेंज आया है? अगर मैं बात करूँ 9.2 और 7.3 में कितना चेंज आया है मेरे पास, उसको हमें किससे डिवाइड करना है? 7.3 से डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? 7.3 से डिवाइड करना है. इंटू 100 करना है. तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 26.0.2%. सो बेसिकली क्या बताता है? चेंज इन रियल जीडीपी कितना चेंज आया है. चेंज हमेशा कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100. इससे हम लोग चेंज के बारे में पता लगा सकते हैं. इसके बारे में पता लगा सकते हैं, चेंज के बारे में पता लगा सकते हैं. सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू पीपल. राइट. नेक्स्ट मेरे पास क्या है? आपसे क्या पूछा गया है? डिफाइन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके. एक हमारे पास होता है नॉमिनल, एक होता है रियल. रियल का मतलब होता है जब आप बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हो. हम मान के चलते हैं कि जीडीपी कई बार इसलिए भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज आपके करंट ईयर के प्राइसेस ज़्यादा हैं. इन्फ्लेशन की वजह से आपका जीडीपी ज़्यादा है. दैट इज वाई वी सी दैट कि जीडीपी इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ योर सोशल वेलफेयर. सो अगर हम बात करते हैं द टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच हैव शोन इन द पॉजिटिव साइन ऑफ द पैंडेमिक, अगर हम बात करते हैं, सो इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.1%. ओके. देयर वाज वन मोर क्वेश्चन आई गेस. ओके फाइन. स्टेट एनी टू वेरिएबल्स की कैसे रिकवर किया. तो हमने बात करी है कि किस तरीके से हमारा प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, हमने बात करी किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स ही बढ़े. तो दोनों को आप यहाँ पे लिख सकते हो. अब बात आती है मेरे पास रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की. इट इज डिफाइंड एज द मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेस ईयर प्राइसेस. तो वो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक होता है. नॉमिनल में हम लोग करंट ईयर के बेसिस पे करते हैं. ठीक है. सो ये बेस ईयर, अगर इसकी जगह मेरा करंट लिखा होता तो वो नॉमिनल हो जाता. ठीक है. इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज ये तो थ्योरी वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे.
Money plays a very crucial role in the smooth functioning of an economy. Money supply is considered as a very important tool to control other macroeconomic variables. Central bank and commercial banks are the two main sources of money supply. Measurement of money supply is an important task performed by the central bank. RBI in its press release on 22nd September 2021 has related data on money supply for the fortnight ended 10 September 2021 as follows. So money supply हमें पता, अभी हमने देखा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 10 सितंबर को हमारी मनी सप्लाई कहाँ स्टैंड करती थी, उसका पूरा स्टेटमेंट हमारे पास है. करेंसी विद पब्लिक हमारे पास इतनी है, डिमांड डिपॉजिट्स इतने हैं, टाइम डिपॉजिट्स हमारे पास इतने हैं, एंड अदर डिपॉजिट्स विद द वर्ल्ड बैंक हमारे पास इतने हैं. सो ये मेरे पास पूरा एक सिनेरियो है मनी सप्लाई का, कब का, 10 सितंबर का. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, समझ गए. अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ओके, सो वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई आपसे पूछा जा रहा है. करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, ये मेरा क्या होता है, दिस इज माय M1. ठीक है, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक एंड ये सब ऐड कर देंगे तो मेरे पास M3 आ जाएगा. तो अगर मैं सबको इंक्लूड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 193 वाला. सो ये मेरे पास आ जाएगा, बिकॉज मुझे सब चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा तभी मेरे पास मनी सप्लाई का आंसर आएगा. नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास मनी सप्लाई, अभी हमने देखा था, ये मेरा एक तरीके से स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स, नॉन चेकेबल, फिक्स्ड. सी डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जब आप डिमांड करो आपको अपना डिपॉजिट वापस मिल जाए, तो चेकेबल डिपॉजिट है कि आप जब भी चेक दोगे आपको पैसा आपका मिल जाएगा. रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में नहीं मिलता है पैसा ना, मतलब अचानक से एकदम वापस नहीं मिलेगा. सपोज द प्राइमरी डिपॉजिट आर 20,000 करोड़, ओके, एंड द रिजर्व डिपॉजिट इज दिस. अगर आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा है, 1 डिवाइड बाय LRR पढ़ा है, 1 डिवाइड बाय 10% हो जाएगा. सो 20 का अगर हम लोग ये लेके चल रहे हैं 10% और ये 100 इधर जाएगा, सो ये मेरे पास 20,000 की वैल्यू आएगी, राइट. बिकॉज आपको पता है कि जो मेरा 1 डिवाइडेड बाय LRR है वो कितना है, 10% गिवन है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 10% हो जाएगा. इनटू आपको क्या करना है 2000 से, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000. इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा. अगर आपको मनी मल्टीप्लायर का अगर नहीं आता है फॉर्मूला तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता. ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. वी आर ऑलमोस्ट डन. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन गिवन है. असर्शन क्या है, मनी सप्लाई इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये बिल्कुल गलत है. सिर्फ हम देखते हैं कि पब्लिक या बोल सकते हो इंडिविजुअल एंड बिजनेस के पास जो पैसा रहता है उसी को इंक्लूड करते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड नहीं करते. मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट कम इनटू सर्कुलेशन. सो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं, रीज़न हमारा सही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो तो हम नहीं इंक्लूड कर रहे, डज नॉट इंक्लूड, सही है ये. एंड प्लस जो मेरा असर्शन है वो तो गलत है, बिकॉज हमने यहाँ पे बोल दिया कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं. ठीक है, चलो. डैश रिलीजेस डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया. कौन रिलीज करता है डेटा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज वही मनी सप्लाई का कंट्रोलर है. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ लॉकडाउन फॉर ऑल द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेप्ट इमरजेंसी वंस एंड सिलेक्टेड एसेंशियल वंस. Okay, so to fight the scare caused by the COVID-19 pandemic, this has caused a massive wave of involuntary unemployment, particularly in the unorganized and informal sector. Foreign demand of large number of goods and services, shortage of supply of essentials specific to health and household, and lot more. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा involuntary हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आ गया. मतलब आप खुद से अनएम्प्लॉयड नहीं हो, लेकिन जब जॉब्स ही नहीं है तो आपको पैसा मिल ही नहीं सकता, तो ऐसे में कोई आपको जॉब देगा ही नहीं. सो टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ कंजम्पशन डिमांड इन द मार्केट पीरियड, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेगा, तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और कोविड-19 में तो सबके पैसे डूब रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेगा. इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से ये थोड़ी उम्मीद रखी जा रही है कि वही कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर एक्सपेक्टेड टू पुश द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. To ensure rise in consumption and investment expenditure of household sector, the Reserve Bank of India survey for the month of 2020 July indicated that consumer confidence fell to an all-time low. A majority of the respondents reporting pessimism का मतलब क्या होता है, pessimistic behavior मतलब negative behavior related to employment, inflation and income. So because उस टाइम की situation तो हम सभी वाकिफ हैं उस चीज़ से. So state whether the following statement is true or false. Involuntary unemployment was outcome of lockdown of India. So that is absolutely true. बिल्कुल सही बात है. Dash in government expenditure में reduce deflation gap.
जो डिफ्लेशन है मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हो, कैसे पूरा होगा? जब तक गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के रखेगी फिर भी सिचुएशन थोड़ी बेटर रहेगी। सो गवर्नमेंट को अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब कितनी इनकम आपके पास है, आप कितना कंज्यूम करने को रेडी हो। आई थिंक दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और ईजी भी है हमारे लिए टैकल करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप aggregate demand exceeds aggregate supply at full level employment of an economy, and under the situation of inflationary gap aggregate demand falls short। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस डिमांड होता है, उसी के केस में इन्फ्लेशन होता है। सो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई जब होगा तभी तो हमारा इन्फ्लेशन होगा। सो दैट इज वाई फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा गलत। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन जिनको अच्छे से आपको सॉल्व करना था। ऐसे आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपके प्रीवियस क्यूज में भी, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस दिस ईयर पेपर ऑल्सो। सो बी वेल प्रिपेयर्ड। हमने सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन देखा था जो मनी से आया था। सो थोड़ा हमें अच्छे से उसको पढ़ना है बिकॉज ये डायरेक्टली हमें 4 to 5 मार्क्स आसानी से दे सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरियस अदर courses like you can see Vedic Maths Crash Course and Spoken English course which is also available for all of you on the website and on the app, you can check it out. We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, बी रेगुलर विद योर स्टडीज, बिल्कुल हार नहीं माननी है, गिव योर बेस्ट, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।